तो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री पेज नंबर 217, मन प्रकाशन की बुक से रेफ़र कर रहा हूँ मैं। तो इंश्योरेंस के थोड़े से बैकग्राउंड को समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा इंडिया में जो पहला था उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 1818 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। तो इंश्योरेंस देखो होता क्या समझते हैं। और जो पहला देखो इंश्योरेंस नॉर्मल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है जिसके अंदर एक अलग अलग कैटेगरी आती है। जनरल इंश्योरेंस होता है, जैसे मोटर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक जनरल इंश्योरेंस इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, तो ये भी सेम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, बट जो कंपनी का नाम क्या था, ट्राइटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ओरिएंटल था और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ट्राइटॉन था, ठीक है। ठीक है, अभी समझते हैं इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस एक बेसिकली एक टर्म है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में। एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरर बोलते हैं, और एक इंश्योरेंस लेने वाला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं, इंश्योर्ड, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि अगर आज मेरी कंडीशन ठीक है, आज मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अब मैं अपना देखभाल कर सकता हूँ, बट अगर कल जाके कुछ अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है, मुझे लॉस होता है, उस केस में फिर से इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे मिलके मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। लेट्स से मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, 1 करोड़ का। आज जब तक मैं कमा रहा हूँ तब तक फैमिली चल रही है, बट अगर कल जाके कुछ हो जाएगा, फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक कहीं ना कहीं आपको लॉस से बचाता है, जो कि सबको करना चाहिए। इंश्योरेंस के अंदर ट्रेंड्स क्या है, रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हैं वो समझते हैं। पहला है ओपनिंग अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो पहले कैसा था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर था इसमें प्राइवेट का रोल बहुत कम था। आज के टाइम पे प्राइवेट को भी बहुत बड़ा रोल मिल गया है, प्राइवेट सेक्टर भी पूरे अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, जैसे कि बैंकिंग के अंडर में कौन है, आरबीआई है, वैसे इंश्योरेंस के अंदर कौन है, आईआरडीए। क्या है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आईआरडीए। आईआरडीए कब आया है, तो 1999 में आया है, याद रखना, ठीक है। और आईआरडीए ने अपना काम कब से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर लिखा है 19 अप्रैल 2000। आया कब था, 1999 में। दूसरा है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जीआईसी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना है, इसमें नए नए अमेंडमेंट लाने हैं। जैसे मैंने बोला जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहला कब आया था, कलकत्ता में आया था। क्या नाम था कंपनी का, ट्राइटॉन, ठीक है। लाइफ के अंदर कौन था, लाइफ के अंदर ओरिएंटल इंश्योरेंस था। कब आया था ये, 1818 में आया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा एफडीआई इंश्योरेंस। एफडीआई के अंदर क्या होता है, एफडीआई का मतलब क्या है कि फॉरेन की जो कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो पहले जो लिमिट था वो 26% था, ठीक है। आज के टाइम पे कितना है, 49%। कितना है आज के टाइम पे, 49% है। तो एफडीआई के अंदर देखो होता क्या है, कौन सी ऐसे फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी है, तो एडलवाइस, तुमने सुना रहेगा एडलवाइस करके, एडलवाइस इंश्योरेंस कंपनी है। एक टोक्यो करके तुमने सुना रहेगा, तो वही है ना, वही ऐसे में, ठीक है। तुमने देखा बजाज करके, बजाज आलियांज करके, इंडिया की कंपनी है, बट इसका टाइप किसके साथ है, किसी फॉरेन के साथ है, ठीक है। बजाज इंडिया, आलियांज क्या है, फॉरेन का है। इसका है फ्यूचर जनरली का है, फ्यूचर अपना इंडिया का है, इसका है, हाँ, फ्यूचर जनरली का भी होगा। तो होता क्या है कि मतलब अगर किसी फॉरेन की कंपनी को अगर इंश्योरेंस में अगर बिजनेस करना है, वो पूरा बिजनेस नहीं कर सकती, उसको किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट वो लोग 49% तक का ही रख सकते हैं, मतलब ओनर वो पूरा नहीं बन सकते। मेजॉरिटी राइट इंडियन कंपनी के पास होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल बजाज आलियांज है, एडलवाइस टोक्यो है, फ्यूचर जनरल है, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, एग्जांपल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई है, एचडीएफसी लाइफ है, कोटक इंश्योरेंस है, कोटक जनरल इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ नाना करके, कम से कम 26 इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में काम कर रही है, 26 इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद दिया न्यू एंट्रेंट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। क्या है, आज के टाइम पे और भी लोगों को मौका मिल रहा है, कंपनीज को मौका मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी में एंटर करने के लिए। एक बात समझना दोस्त, हम लोग इंडिया की जो आबादी है ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास चल रही है।
सबके पास एक अकाउंट है बट सबके पास इंश्योरेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो मार्केट है ना, ये बहुत अभी तक इसको टच नहीं किया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उनको फ्यूचर अपना दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो IRDA ने नए इंट्रेंट्स को मौका दिया कि वो आके बिजनेस कर सकते हैं। देखते हैं कितने कंपनीज हैं यहाँ पर। बोल रहा है कि 2017 में कितने थे, 57, कितने थे, 57 कंपनी थी, जिसमें से समझते हैं किसमें था। तो यहाँ पर डिवाइड करके नहीं दिया है कि कितने लाइफ है, कितने नॉन लाइफ है, ठीक है। देखते हैं आगे, अगर हमको कहीं मिलेगा तो देख लेंगे। यहाँ पर देखो नाम दिया इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे कि यहाँ पे बोला है अपोलो म्यूनिक है, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस है, मैक्स बीपो हेल्थ इंश्योरेंस है, रेलीगर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो काम कर रही है। ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे बड़ा जो कंपनी इंडिया के अंदर कौन है, LIC, ठीक है। LIC जो आई थिंक आपने करा भी रखा होगा आपके फैमिली मेम्बर्स में, डैडी के पास होगा शायद, बिकॉज बहुत ही ट्रस्ट है लोगों का LIC के ऊपर। तो LIC जो है वो भी मार्केट में है, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जिसको मार्केट इंडिया के अंदर ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। ग्रोथ ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला जनरल इंश्योरेंस, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर मोटर इंश्योरेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है, आपके हेल्थ का इंश्योरेंस हो सकता है। हेल्थ क्या है कि हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रहता है नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सिंपल है कि आपको भरना है, अगर आप मर जाते हो तो फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आप भर रहे हो, कल जाके अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मेरा जो मेडिकल का खर्चा है वो कौन संभालेगा, तो वो कंपनी संभालती है। लेट्स से कि मेरा खुद का जो इंश्योरेंस है, मैंने 5 लाख का मेरा जनरल इंश्योरेंस है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का है, ठीक है। अगर कल जाके मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर कल जाके मैं बीमार पड़ जाता हूँ, अगर मैं एडमिट हो जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में, 5 लाख का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके लिए मुझे कितना पैसा भरना पड़ता है ये लेने के लिए, लेट्स से कि जो मेरा जनरल इंश्योरेंस है उसके लिए मैं साल का, मेरी एज के हिसाब से, मेरी एज का मैं 25 साल, उसके हिसाब से मैं भरता हूँ नाना करके इस टाइम पे कुछ 6,500 रुपये के आसपास, हाँ महीने का नहीं साल का। और मेरी मम्मी का जो मैं भर रहा हूँ ऑलमोस्ट 13,000 रुपये का साल का, ठीक है। और बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो साल का मैं लाइफ इंश्योरेंस का भरता हूँ 28,000 रुपये के आसपास, ठीक है। क्या नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस है मेरा HDFC लाइफ के साथ, HDFC लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ नहीं, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है, मैंने बोला, बिकॉज सबके पास इंश्योरेंस नहीं है। लोग इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज उनको इंस्टेंट बेनिफिट नहीं दिखता। कब पैसा मिलेगा, कुछ होने के बाद, लोगों को लगता है होगा भी नहीं मेरे को, सब लोग शक्तिमान नहीं हो सकते, ठीक है। आगे देखते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, यहाँ पर लिखा है इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन, मतलब इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट उनको दिखता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि इंश्योरेंस लोगों ने कितना लिया है, 3.1 क्या है, 1 मिनट रुको, हाँ। तो बोल रहा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन GDP से कंपेयर किया है कि हमारे GDP का 3.9% लोगों ने इंश्योरेंस, इतना 3.9% अमाउंट का इंश्योरेंस हुआ है। कौन सी ईयर की बात है ये, तो ईयर की बात है 2000 की बात है, अभी तो डेटा कुछ और ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ पर नया डेटा दिया हुआ है कि 13.2 बिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस है 2016 के अंदर, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। पॉइंट नंबर 8, इंश्योरेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, लेट से आपने इंश्योरेंस कराया है और आपको कुछ हो गया, ठीक है, और आपको कुछ हुआ है, अभी आप इंश्योरेंस के पास अपना क्लेम देते हैं कि भाई मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे दे दिए जाए। 5 लाख का जो हमने बीमा करा रखा था, वो बीमा का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं बीमार पड़ गया था, 3 लाख रुपए मुझे चाहिए, ठीक है। कौन मांगेगा, हॉस्पिटल मांगेगा, आप नहीं मांग सकते। लेकिन उन्होंने कुछ बहाना करके मना कर दिया कि यार आपको जो बीमारी हुई है ये तो हम कवर ही नहीं करते। या जैसे कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मेरे मरने के बाद फैमिली वाले जब क्लेम मांग रहे हैं, वो देने से मना कर रहे हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, रिड्रेसल सेल में जाएंगे, एक अदालत होता है वहाँ पर, वो आपको सेटलमेंट कराएगी आपके और उस पार्टी के बीच में, या तो क्लेम सेटल करने में आपकी सहायता करेगी, ठीक है। तो ये भी सेल बनाया गया है।
उसके अलावा भी आगे देखते हैं कि आजकल नए नए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। पहला दिया माइक्रो इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन ऑन क्रेडिट इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ये जो इंश्योरेंस है छोटे इनकम ग्रुप के लिए है, जिसका इनकम बहुत कम है, ठीक है, जिनका इनकम बहुत कम है उनके लिए है। जैसे कि तुमने अगर बैंक में जाओगे ना, उसको पूछो कि माइक्रो इंश्योरेंस में क्या है, एग्जाम्पल बताना कोटक बैंक का, तो कोटक बैंक के पास एक छोटा सा इंश्योरेंस है 811 रुपये में। इसमें क्या होता है कि अगर आप उस इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं, खाली 811 रुपये साल भर का भरना, 811। अगर आपको कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका हाथ टूट जाता है, आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, कुछ भी होगा तो 5 लाख मिलेगा। इससे थोड़ा बड़ा बताऊँ तो 2400 रुपये में होता है। 2400 में ये होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो भी घर वालों को 15 लाख रुपए मिलते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सब माइक्रो इंश्योरेंस है जो छोटे छोटे इनकम वाले के लिए है, जो बड़ा इंश्योरेंस लेने से डरते हैं, जो साल का 50,000 रुपये नहीं भर सकते, जिसका इनकम बहुत कम है, उनके लिए है। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कि जो इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ भी नया कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, ठीक है, अपने इंश्योरेंस गाइडलाइन में कुछ चेंजेस कर रही है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहेगा। गाइडलाइंस के अंदर अगर IRDA अगर कुछ चेंज ला रही है तो आपको बताया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। इंश्योरेंस सेक्टर पूरा ट्रांसपेरेंट है। आपको बेचने से पहले इंश्योरेंस आपको डिटेल बताई जाएंगी, ठीक है। क्लेम सेटल हो रहा है नहीं हो रहा है बताया जाएगा आपको, पूरा चीज़ें आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है, डिस्क्लोजर। तीसरा पॉइंट है गाइडलाइन ऑन क्रेडिट इंश्योरेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर लिखा है दिस गाइडलाइन स्पेसिफाई दैट पॉलिसी होल्डर शुड नेसेसरली बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड हिज लॉस शुड बी बाय नॉन रिसिप्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अगर आपने पॉलिसी होल्ड की है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, गाइडलाइन ऑन क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब ये है अगर आपने पॉलिसी ली है, अगर वो लॉस कवर नहीं होता है तो एक इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करा सकती है, जिसको होता है री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, एक बार आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं हम आगे। हाँ, IRDA के ऊपर आपको सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर, IRDA के अंदर कि IRDA क्या है करके, इसका रोल क्या है, वो सब थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा देखेंगे। व्हाट इज़ IRDA? तो IRDA का देखो 2 काम है। 2 काम क्या है? पहला काम क्या है, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको क्लेम मिलना चाहिए, IRDA इंश्योर करेगा। अच्छा, ये आपको पता है कि इंश्योरेंस के अंदर बैंकों का या इंश्योरेंस कंपनी का एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके अंदर क्या होता है, अगर उन्होंने 100 इंश्योरेंस मार्केट में बेचा है और 100 लोग अगर पैसा मांगने आ रहे हैं, अपना क्लेम मांगने आ रहे हैं, कितने क्लेम वो सेटल कर रहे हैं, तो कौन सा इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी जिसका 95 के ऊपर है, 95% के ऊपर है, उसका आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं तो HDFC लाइफ का जो रेट है, जो रेशियो है 98 पॉइंट समथिंग है, कोटक का 97 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये है कि 100 में से वो 98 लोगों का क्लेम सेटल करते हैं, अंडरस्टैंड। ये कौन इंश्योर करेगा कि लोगों का क्लेम सेटल हो रहा है? वो IRDA इंश्योर करता है। तो IRDA का मेन काम क्या है? आपका प्रोटेक्शन करना। दूसरा, हेल्थी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो मार्केट में मैंने बोला 57 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारे का बिजनेस हो, सारे ग्रोथ करे। बिकॉज अगर उनको बिजनेस नहीं होगा ना, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं देखो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं आएगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, आपसे जो पैसा मिल रहा है वो पैसे कहाँ पे जाते हैं? वो भी तो इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होते होंगे, राइट। वो पैसा मार्केट में लगाते होंगे, पैसा अपने बिजनेस में करते होंगे, वो भी किसी कंपनी को खरीदते होंगे, बहुत लोग जॉब करते हैं उनके पास, तो उनका ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो आपको आपको इंश्योरेंस कौन देगा, अंडरस्टैंड। तो IRDA का मेन काम है कि जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका प्रोटेक्शन, दूसरा बिजनेस करवाना किसका? इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं यहाँ पर। पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट करना, और जो ये पूरा प्रोसेस है इंश्योरेंस का, उसका स्पीड करना। पहले क्लेम सेटलमेंट के लिए काफ़ी लंबे टाइम लगते थे, आज का सब ऑनलाइन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, कॉल सेंटर में फ़ोन करना है और जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना है, ठीक है। और इनके जो पॉलिसी बनानी है IRDA को, वो बहुत ही स्मूथ पॉलिसी होना चाहिए। मतलब पॉलिसी से बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वैसा काम करना है। सब दिया है, एक बार रीड करना, बहुत सिंपल है, आपको एग्जाम में आ सकता है।
तो यहाँ पर हमको इतना ही पढ़ना है। चैलेंजेस बहुत इजी है, इसमें कोई एक ही पॉइंटर रीड कर लेना आप लोग। बात करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं खाली। चलो स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट को। तो मनी मार्केट देखो क्या होता है नॉर्मल, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट का मतलब क्या, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पर आप ऐसा जा सकते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए। लेट्स से ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ही लिक्विड मार्केट है, जहाँ पर कोई भी आके पैसे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पैसे लोन पे ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है, जो टेन्योर है 1 साल का होना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं या पैसा लोन लेना है 1 साल के लिए, मनी मार्केट में आप ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन होता है, बैंक भी होती है, RBI भी होता है, जनरल रिटेलर्स भी होते हैं, कमर्शियल लोग, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है वो भी होते हैं। मतलब ये मार्केट में कोई भी आके पैसे ले दे सकता है। तो इसमें ऐसे नहीं है कि आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे आप इंडिविजुअल हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते, इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट बन सकता है। तो इसमें जो पहला सवाल जो पूछा जाता है कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, मनी मार्केट क्या होता है, तो सिंपल बता दिया है मैंने कि यहाँ पर लैंडिंग और बोरोविंग, जो शॉर्ट टर्म फंड्स का, क्या बोला, शॉर्ट टर्म फंड्स जो कि अप टू अ ईयर होगा, वो मनी मार्केट है। इसका उल्टा कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में पैसे लेना और देना 1 साल के ऊपर का होता है। कैपिटल मार्केट मतलब अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करना है बड़ा सा, लेट्स से टाटा को अपना एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है मुंबई के अंदर, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर टाटा ये 2000 करोड़ रुपए अगर लोन पे ले लेगा, क्या 1 साल में लौटाना इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। उस केस में, और ये टाटा क्या बना रहा है, टाटा एक ऐसा यूनिट बना रहा है जो कि एक बार अगर 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो 200 साल तक उससे इनकम जनरेट हो सकती है। तो जो कैपिटल मार्केट होता है वो इनकम जनरेट करने के लिए लोन लिया जाता है या पैसा दिया जाता है। यहाँ पर ये मार्केट में कोई इनकम जनरेट करने के लिए नहीं, कोई रातों रात कोई बड़ा सा खर्चा आ गया वो पूरा करने के लिए। तो मनी मार्केट बहुत ही लिक्विड होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने स्कैम देखा होगा, स्कैम 1990s का, हर्षद मेहता का, क्या था उसके अंदर, उसमें वही 1990s मतलब उसके बाद का कोई भी साल, ठीक है। तो उसमें क्या था कि यार हर्षद मेहता बोलता है कि जो मनी मार्केट एक बहुत बड़ी एक बहुत पैसा है इसके अंदर, लिक्विड बहुत ज़्यादा है। वो क्या करता था, SBI से 500 करोड़ रुपये लिए, ठीक है, आज लिए और वापस कुछ दिनों में लौटा दिए, समझ रहा है, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद। तो ये मनी मार्केट का कमाल है, बड़ा पैसा ले सकते हैं 1 रात के लिए, 1 दिन के लिए, और सेकेंड डे 2 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम साल भर के अंदर आपको लौटाना है, ठीक है। तो पैसा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, पैसा रुकता नहीं है, पैसा लिया और दिया बहुत स्पीड में होता है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं फटाफट यहाँ पर कि फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस यहाँ पर यही है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है डिमांड सप्लाई का, जितना पैसा आप मांगेंगे इतना पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये मनी मार्केट जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी मार्केट को देख के बनाया जाता है कि मार्केट में कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, उस हिसाब से जो RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करता है, फ्रेम करता है। बात करते हैं मनी मार्केट क्या है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स का पूल है, शॉर्ट टर्म फंड्स का एक कुआं है जहाँ पर छोटे समय के लिए पैसा मिल सकता है, पैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो मनी मार्केट को हम देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है आपका, प्लेयर्स कौन है इसके अंदर, कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं। तो मनी मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है जहाँ पर इस मार्केट के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, RBI का होगा। मनी मार्केट RBI के कंट्रोल में होता है, याद रखना। और अनऑर्गेनाइज जो होता है वो RBI के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज में कौन है। तो RBI खुद एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है। लगता है कि मनी मार्केट में पैसा कम पड़ रहा है, RBI बहुत सारे फंड्स रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे कौन देता है, कौन लेता है, तो पहला है RBI, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है बैंक्स, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, डिस्काउंट हाउसेस एंड प्राइमरी डीलर्स। ये सब एक RBI के दायरे में रह के काम करते हैं मनी मार्केट के अंदर। दूसरा है, क्या है दूसरा, अनऑर्गेनाइज, जो RBI के दायरे में नहीं आते, चीट फंड कंपनी होती है। देखते हैं यहाँ पर कौन, तो दिया इंडिजीनियस बैंकर्स, ठीक है, मनी लैंडर्स,
ठीक है। अनरेगुलेटेड एनबीएफसीज, इंटरमीडियरी जैसे कि चीट फंड, निधि, लोन कंपनी, फाइनेंस ब्रोकर। समझाता हूँ एक एक पॉइंट फटाफट। तो आरबीआई कौन है? तो आरबीआई मैंने बोला कि मनी मार्केट में पैसा कितना चाहिए, मनी मार्केट में पॉलिसी क्या बनाना है वो आरबीआई बनाएगा। ठीक है, ठीक है। और आरबीआई का मेन काम क्या है? तो आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि मार्केट में इनफ फंड्स हो। गवर्नमेंट कौन है? तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सबसे बड़ा एक प्लेयर है मनी मार्केट का। जैसे कि लेट से गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा चलो मैं 500 करोड़ रुपए लेता हूँ, एक काम करते हैं ट्रेजरी बिल इशू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि मतलब पैसे मांगेगा पैसे मिल जाते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना पड़ता है सिक्योरिटी के नाम पे, जिसे प्रॉमिसरी नोट दे सकता है। क्या लिखेगा गवर्नमेंट कि मैं आई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिसेस टू टेक दिस मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम दिस पर्सन, और मैं वादा करता हूँ कि मैं लौटा दूंगा। तो जो ट्रेजरी बिल होता है 91 डेज़ के लिए होता है, 182 डेज़ के लिए होता है और 364 डेज़ के लिए होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल की मदद से मनी मार्केट से पैसा उठा सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स आते हैं। तो बैंक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर डे टू डे बेसिस पे। एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई बड़ा कस्टमर आ गया, बोला कि मुझे 1000 करोड़ रुपए मेरे को मेरे अकाउंट से दे दो। ठीक है, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है और बैंक के पास इतना पैसा है नहीं, तो बैंक क्या करेगा? दूसरे बैंक से पैसा मांगेगा मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट मतलब कोई मार्केट नहीं है। मनी मार्केट का मतलब ये हम जहाँ पे रहते हैं वही है, खाली पैसा जो ले रहे हैं या पैसा जो दे रहे हैं 1 साल के लिए मनी मार्केट बन जाता है। लेट से कि मैंने बैंक से पैसा लिया है 6 महीने के लिए, इसका मतलब मैंने पैसा कहाँ से लिया है? तो मैंने पैसा मनी मार्केट से लिया है, भले वो लोन होगा तो चलेगा। अंडरस्टैंड? समझा? तो मनी मार्केट मतलब कोई जगह का नाम नहीं कि यहाँ पे जाके जाएंगे तो मनी मार्केट मिलेगा, ऐसा नहीं। मनी मार्केट हमारे आसपास ही डील करता है, हमारे साथ ही डील करता है। उसके बाद दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके। बैंक के अलावा अच्छा, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जो भी पैसे में डील करता है वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो सारे के सारे क्या करते हैं? मनी मार्केट में डील करते हैं। बिजनेस कॉर्पोरेट्स, यस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं यहाँ से पैसे उठाते हैं, लोन लेते हैं यहाँ पे पैसे। लेट से रिलायंस को पैसा चाहिए, तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस बॉन्ड इशू करेगा कि भाई लो बॉन्ड मुझे पैसे दो। ठीक है, या तो डेट इशू करेगा रिलायंस। ठीक है, जिसको कमर्शियल पेपर भी बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट ने पैसा मांगा तो गवर्नमेंट देता है बॉन्ड, अगर प्राइवेट ने पैसा मांगा तो प्राइवेट देता है कमर्शियल पेपर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट हाउसेस। व्हाट इज डिस्काउंट हाउसेस? जहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं आप लोग। ठीक है, लेट से मेरे पास बिल पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का। ठीक है, और जो मेरे पास बिल पड़ा है, बिल में ये लिखा है, आज तारीख है 28 अक्टूबर, बिल में लिखा है कि आपको ये पैसे सामने वाली पार्टी से मिल जाएंगे 10 नवंबर को। पैसे आज चाहिए, डिस्काउंट हाउस के पास जाऊंगा, बिल दूंगा, पैसे ले लूँगा डिस्काउंट करा के। बैंक अपना कमीशन काट लेगा 5%, 6%, जो भी होगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। टाइम के पहले पैसे मिल गए, मेरा काम भी हो गया, मनी मार्केट का कमाल है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये था जो ऑर्गेनाइज है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज में कौन कौन आता है। इसमें तुम्हारे बुक में दिया नहीं, बट फटाफट कवर करूँगा। दिया इंडिजीनियस बैंकर। ये बैंकर ऐसे होते हैं जो रियल में बैंकर नहीं होते। गाँव साइड में देखोगे ना, कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो एक छोटा सा दुकान खोल के रखा है, वो पैसे लोगों को देता है, लोगों से पैसे लेता है। मतलब ये जो इंडिजीनियस जो बैंकर है ना, ये खाली पैसे देने का काम करते, लेने का काम नहीं करते, याद रखना। ठीक है, तो ये छोटे से बाकड़े पे काम करते हैं। ये गांव साइड में ज़्यादा करके मिलता है, हालांकि अभी इनका रोल बहुत कम हो रहा है आजकल। उसके बाद मनी लेंडर्स दिया है। मनी लेंडर का मतलब कौन होता है? जो पैसे ब्याज पे देता है। दोनों में फ़र्क है। जो इंडिजीनियस बैंकर है बहुत पुराना वर्ड है, मनी लेंडर आज का नया वर्ड है। तो व्हाट इज़ मनी लेंडर? जो पैसे ब्याज पे देते हैं। ठीक है, ये बड़े साहूकार होते हैं, बड़ी जमींदार होते हैं। ठीक है, तो ये पैसे आपको लोन पे दे देंगे। ठीक है, लोन बहुत बड़ा, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा होता है इनका। इनसे पैसे लेना मतलब मरने के बराबर होता है। 5%, 10% महीने का लेते हैं ये लोग। ठीक है, मनी लेंडर्स। उसके बाद दिया है चीट फंड है। चीट फंड है, निधि है, लोन कंपनी। इसका मतलब क्या है? देखो, चीट फंड और निधि में क्या होता है ना, कुछ महिलाएं होती हैं, वो आपस में क्या करती है? ग्रुप बनाती है। ठीक है, वो लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं, आपस में पैसा निकालते हैं, और पैसे को तुमने सुना है वीसी, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपस में वीसी बनाना और आपस में पैसे ले लेना। 10 लोग का ग्रुप है, हर महीने हम 1000 रुपये निकालते हैं। हर महीने कितना जमा होता है? 10,000 रुपया। 10,000 इसको एक बार दे देते हैं, 10,000 तुमको दे देंगे। ये सब निधि कंपनी काम करते हैं, निधि चीट फंड वगैरह काम करता है। ठीक है, बहुत सारे लोन कंपनी मार्केट में जो कि फ्रॉड है। जैसे आप प्ले स्टोर पर डालोगे क्रेडिट भी है, क्या क्या है, तो ये सब लोन कंपनी, ये सब आरबीआई को नहीं मानती।
एक बार लोन ले लोगे ना तो आपको इतना फ़ोन करेगी, इतना फ़ोन करेगी, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये सब लोन कंपनी मार्केट में है। लेकिन हाँ, अगर आप उनके पैसे नहीं लौटाते क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिंदास रहने का। ये सब आरबीआई को नहीं मानती ना। अगर आरबीआई को मानती समझ में आता है, वो आरबीआई में कंप्लेन कर सकता है मेरी। बट ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज है। क्या है? जैसे कि आप जाओ, कितने सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, 50,000 का लोन, 20,000 का लोन देते हैं आपको। एक बार लोन ले लोगे आप, ठीक है, तो आपने 2-3 किस्तें भरी, आपने बाकी किस्तें नहीं भर पाए, आपको बहुत फ़ोन करेंगे। बट ये मैंने बोला आरबीआई से लिस्टेड नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ये। ठीक है, आप पैसे बिंदास भाग सकते हो, लेकिन आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा। नहीं, सिबिल ख़राब हो जाएगा, वापस कभी लोन नहीं मिलेगा। एक ही बात, तुमको 20 लाख नहीं देंगे बोल, छोटा अमाउंट 3,000 4,000 देते हो लोग, बहुत कचरा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट कैसे काम करता है? क्या जाएंगे पैसे मिल जाएगा क्या? नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से पैसा लिया और दिया जाता है। लेट से दुकान पे जाता हूँ मैं, नोट देता हूँ तो मुझे सामान मिलेगा ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे पैसा चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा। वो क्या है देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है कॉल मनी या नोटिस मनी। देखो, कॉल मनी, नोटिस मनी क्या होता है? पैसा अगर एक रात के लिए मांगता हूँ मैं, एक दिन के लिए, कॉल मनी। नोटिस मनी क्या होता है? जब पैसा मैं कितना 14 डेज़, कितने टाइम के लिए? 14 डेज़ के लिए मांगता हूँ तो क्या होगा? नोटिस मनी। याद रखना, ठीक है। उसके बाद है ट्रेजरी बिल, अंदर का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी है, डोंट वरी। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, अगर आपने आज पैसे बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा हो सकता है आपको तुरंत मिले, या तो T+2, क्या बोला मैं? T+2। पैसा आज बोला तो 2 दिन के अंदर मिलेगा आपको, T+2 डेज, ठीक है। सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट टाइम बोलते हैं। तो कॉल मनी के अंदर भी सेटलमेंट टाइम 2 डेज का हो सकता है, याद रखना। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये ट्रेजरी बिल में ट्रेजरी बिल कौन देता है? आरबीआई। कौन देता है? आरबीआई, सॉरी गवर्नमेंट। कौन देता है ट्रेजरी बिल? गवर्नमेंट, यस। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेजरी बिल जो है 91 डेज से, दूसरा पहला 91, दूसरा 182, तीसरा 364 डेज के लिए हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट ये हाईली सिक्योर्ड है, डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आती है इसके अंदर बीच में, तो गवर्नमेंट नॉर्मल डिफ़ॉल्ट नहीं करती कभी, याद रखना। उसके बाद है कमर्शियल पेपर। व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर? जब किसी प्राइवेट को, जैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ट्रेजरी बिल, प्राइवेट को चाहिए तो क्या होगा? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कैसा होता है? जैसे एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी है, लिखा रहेगा ऊपर रिलायंस लिमिटेड करके, एकदम प्रॉपर, देख के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर में कंपनी लिखता है रिलायंस लिमिटेड promises to pay this much of sum to the certain individual after इतने साल के बाद विद इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? हमारा कमर्शियल पेपर है। तो कमर्शियल पेपर भी प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है। और ये कौन इशू करेगा? जो बड़े बड़े जायंट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है वो। जैसे मैं इशू नहीं कर सकता अगर छोटी कंपनी है तो, उसके लिए टर्नओवर होता है। अगर आपका टर्नओवर 50,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा सा लिमिट है, वो लिमिट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या मतलब होता है? ये डिपॉजिट हम कहाँ पे करा सकते हैं? बैंक में। डिपॉजिट कहाँ पे होता है? बैंक में, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिपॉजिट कराता हूँ बजाज कंपनी के पास, तो क्या होगा? वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या होगा वो? समझा? तो बैंक के डिपॉजिट को एफडी बोलते हैं, बट किसी कंपनी में अगर डिपॉजिट किया ना, क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इंडिया बुल्स मैंने डिपॉजिट करा, इंडिया बुल्स कंपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, बजाज कंपनी, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होता है, याद रखो। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपने हमारे पास इतना डिपॉजिट करा है, आपको डिपॉजिट रिसीट देंगे। रिसीट बैंक में पैसा करते हैं जमा, हमको ना डिपॉजिट का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे यहाँ पर भी हमको मिलेगा। अच्छा, कौन सिक्योर है इसके अंदर बताओ? बैंक का एफडी सिक्योर है कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट सिक्योर है? कौन सिक्योर है? बैंक का सिक्योर है। इसलिए ये लोग ज़्यादा रेट देते हैं आपको। बैंक में अगर एफडी में 8% मिल रहा है ना, ये आपको 9% देंगे, 10% देंगे, ताकि आप बैंक की एफडी ना करा के इनके पास एफडी कराओ, ठीक है। एक कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रीड कर लेना इसको।
रेपोस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रेपोस क्या होता है, देखो समझना चीज़ों को। आज है फ्राइडे, लेट्स से आज सैटरडे, वैसे तो कल था फ्राइडे। कल बैंक के पास पैसा आया, मान के चलते हैं डिपॉजिट के नाम पे 50 करोड़। कितना आया? 50 करोड़। बैंक को पता है कि बैंक बंद रहेगा 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन, सैटरडे संडे बंद है। तो 50 करोड़ क्या करेंगे लॉकर में रख के? कुछ मिलेगा उसके ऊपर? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। 50 करोड़ अगर बैंक में रख दूं मैं, बैंक अगर अपने पास 50 करोड़ रखता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो बैंक उस पैसे को देता है आरबीआई में। किसको देता है? आरबीआई में। और उस पर कमाता है कुछ ब्याज, उसको बोलते हैं रेपो। क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अच्छा, नॉर्मल जो रेपो रेट होता है बहुत ही कम होता है। ये नॉर्मल बैंक कब करता है? हॉलीडे के पहले, ठीक है। रेपो रेट 2% 3% हो सकता है। इसका होता है रिवर्स रेपो। इसका क्या होता है? उल्टा रिवर्स रेपो। देखो, आरबीआई को पैसा नहीं चाहिए, बट आपको खाली कमाना है पैसे, इसलिए आप रेपो मतलब आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हो। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक को सच में पैसा चाहिए। अब बैंक के पास कोई बड़ा सा कस्टमर आया है, पैसा मांग रहा है, नहीं है बैंक के पास पैसे। बैंक जाता है आरबीआई के पास, भाई थोड़े पैसे दे दो मुझे, ठीक है। तो बैंक बोलता है ठीक है दूंगा। तो जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया ना, क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो। समझ में आ रहा है? तो उसका उल्टा है रेपो का, उल्टा क्या है? रिवर्स रेपो। याद रखना। 2 पॉइंट और है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब यही होता है कि जब बैंक के पास पैसा कम है, बैंक के पास जब पैसा कम है ना, जब बैंक रेपो और रिवर्स रेपो का हेल्प लेता है ना, उसका नाम क्या दिया हम लोग ने? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। याद रखना, ठीक है। जब रेपो और रिवर्स रेपो का हेल्प लेके जब बैंक पैसा मार्केट में देता है या पैसा मार्केट से लेता है, इसको बोलता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और रेपो और रिवर्स रेपो का अलग ही कंसेप्ट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बैंक होता है ना, उसके बाद जो भी डिपॉजिट आया हुआ है, लेट्स से कि यार 50 करोड़ अगर आया है ना, सुनो मेरी बात, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आया है उसका 2% डिपॉजिट मार्केट से वो लोन ले सकता है एक दिन के लिए। अगर बैंक को पैसा चाहिए 1 दिन के लिए ना, तो कितना लोन मिलेगा उसको? जो भी पिछले दिन का डिपॉजिट है, जितना डिपॉजिट मेरे को, डिपॉजिट क्या होता है बैंक का? एंड हो गया? कब का बंद हो गया था? 10 मिनट का मैंने ब्लॉक किया, मेरे को पता है। आप चलो स्टॉप करो पूरा। अरे यार, कैसे पढ़ते तुम लोग यार इसमें? हम लोग पहले ही सर को बोलते 10 मिनट बाकी है, तो उतना पढ़ाते हैं। तो फिर तुम आए लेट आए, कब का लेक्चर चालू है? 180 मिनट हो गए। आगे क्या जान क्या 80 करेगा? मिनट हो गए। गुड मॉर्निंग। देखो क्या चाहिए, हर एक पेज पढ़ाने का है, तो यार, हाँ, पूछना